चलिए ये बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ, दैट इज द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज। बहुत ही सिंपल और आसान चैप्टर है। सबसे पहले देखिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज पढ़ रहे हैं। जो स्ट्रैटेजीज हैं वो 3 तरीके से क्लासिफाई की जा सकती हैं लेवल के बेसिस पे, लाइक कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस है उसको हम ग्रैंड स्ट्रैटेजीज भी कहते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज भी कहते हैं, जेनरिक स्ट्रैटेजीज भी कहते हैं, जिनका काम होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना। और ये 4 होती हैं: स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। आप देखेंगे आगे जो हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का, यही 4 स्ट्रैटेजी हमें डिटेल में अपनी डिस्कस करनी है। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज जो कि हर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए बनाई जाती है, और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी जो बिजनेस के वेरियस फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, उनके लिए बनाई जाती है। इसके बाद जो स्ट्रैटेजीज का क्लासिफिकेशन है वो कई बार बिजनेस लाइफ साइकिल के हिसाब से, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से किया जाता है। जैसे आपने पीएलसी में देखा था कि प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस होती हैं: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। यही 4 स्टेजेस हमने देखी थी। इंट्रोडक्शन स्टेज जिसको हम एंट्री स्टेज भी कहते हैं, वहां पे फर्म ऑप्ट करती है मार्केट पेंट्रेशन स्ट्रैटेजी। मार्केट पेंट्रेशन में क्या होता है, एक स्मॉल स्केल लेवल पे न्यू एंट्रेंट जो है मार्केट में एंटर करता है और मार्केट को समझने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि कैसे जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव किया जाए। फोकस होता है उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, हाई क्वालिटी एट लो कॉस्ट, लाइक पतंजलि आयुर्वेद इसका परफेक्ट एग्जांपल जो हमारी बुक में भी गिवन है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी दैट इज द एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हमारा टारगेट होता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करके उसका बिजनेस का जो स्कोप है वो इंक्रीज किया जाए। नेक्स्ट हमारी आती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करते हैं। देखो प्रोडक्ट मैच्योर हो चुका, इसके बाद अब वो डिक्लाइन ही होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी करंट मार्केट पोजीशन है वो मेंटेन रहे। कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करके उसमें से कुछ भी एडिशनल निकाल सकते हैं बाय स्टेइंग at current businesses and product market, maintaining existing efforts, the firm remains satisfied with the incremental growth. डिक्लाइन स्टेज, डिक्लाइन में आप रिट्रेंचमेंट करते हैं, कुछ एक्टिविटीज रिड्यूस करते हैं या टर्न अराउंड की तरफ जाते हैं। बेसिकली अगर लग रहा है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं डिक्लाइन इन मार्केट शेयर है, तो आप ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि बिजनेस को लिक्विडेट कर दिया जाए। ठीक है। फिर कंपटीशन के बेसिस पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज जो कि माइकल ए पोर्टर ने डिस्कस की थी, जिसके अंदर आता है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंस। एक तो होता है कॉस्ट लीडरशिप, जो भी इंडस्ट्री का बेंचमार्क है अगर उसको आप अचीव कर रहे हैं तो कॉस्ट लीडरशिप है। एंड फोकस कॉस्ट लीडरशिप क्या है कि जब आप खुद एक नया बेंचमार्क अचीव करें। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज इंडस्ट्री में पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम प्रोडक्शन की 10 रुपये है और आपकी भी 10 रुपये पर यूनिट आ रही है, तो आप कॉस्ट लीडरशिप में। लेकिन आपने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ड्राइव करी कि वो जो 10 रुपये पर यूनिट की कॉस्टिंग आती थी आपकी 6 रुपये पर यूनिट आने लग गई और आपने पूरी इंडस्ट्री के लिए एक नया बेंचमार्क बना दिया। तो दैट इज फोकस कॉस्ट लीडरशिप। सेम वे विद द डिफरेंशिएशन एंड फोकस डिफरेंशिएशन। अ न्यू एंटरप्राइज एंटर्स द मार्केट वेयर नंबर ऑफ राइवल्स आर ऑपरेटिंग। अ गोइंग कंसर्न में रिमेन एट इज स्ट्रैटेजी टू इंश्योर बिजनेस ग्रोथ। कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजीज, इसमें हम मर्जर्स करते हैं, ज्वाइंट वेंचर, स्ट्रैटेजिक अलायंस करते हैं, सो दैट किसी भी तरीके से हम मार्केट में कुछ एडवांटेजेस पोजीशन किसी भी तरीके से बना पाए। तो ये तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन स्टेजेस एंड लेवल। मेन हमें इस चैप्टर के अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को पढ़ना है, जो कि 4 तरह की: स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। एक्सपेंशन को फर्दर क्लासीफाई करते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस में। इसमें डाइवर्सिफिकेशन फर्दर क्लासीफाई होता है इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन में। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, वो सारी डिस्कशन अब हम एक एक करके अपना देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है बच्चों स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। नाम से ही पता लगता है स्टेबल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग द ग्रोथ और रिड्यूसिंग द प्रेजेंट लेवल ऑफ ऑपरेशन। ना वो अपना प्रेजेंट लेवल ऑफ ऑपरेशन कम करना चाहती है और ना ही यहाँ से ग्रोथ चाहती है। When firm continues to serve the same product, same service in the same or similar market. When the firm's strategic decision focus on incremental improvement of its functional performance, वो सिर्फ देखो उसके लिए क्या करते हैं,
वो अपनी प्रेजेंट पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं, एंड फॉर दिस व्हाट दे विल डू, वो अपनी खुद की फंक्शनल परफॉर्मेंस जो भी है, चाहे मार्केटिंग में है, चाहे प्रोडक्शन में है, चाहे लॉजिस्टिक्स में है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए सो दैट हमारी प्रेजेंट पोजीशन मेंटेन रहे, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। और जनरली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैच्योरिटी स्टेज में होती हैं वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं। और अगर जो मैच्योरिटी स्टेज में है, ऑलरेडी मार्केट लीडरशिप ले चुकी हैं, वो जो मैच्योरिटी स्टेज के अंदर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही होती है, वो कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक मौका दे रही होती हैं कि वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट करके अपनी मार्केट पोजीशन बनाए। देखो, अगर लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल, मारुति सुजुकी है, अब वो मैच्योरिटी स्टेज के अंदर है और वो फोकस कर रहा है कि भैया किस तरीके से हम अपनी मार्केट पोजीशन को मेंटेन करें। तो समवट इट इज गिविंग द चांस टू अदर फर्म्स जो मार्केट में है, स्मॉल लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं, अभी 1000-2000 गाड़ियां बेच पा रही हैं साल की, कि वो ग्रोथ ले सकती हैं, क्योंकि मारुति ने सरेंडर कर दिया कि सिर्फ हमें पोजीशन मेंटेन करनी है, अब इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। तो कहीं ना कहीं छोटी फर्म्स के लिए एक मौका होता है कि वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट करके अपनी मार्केट पोजीशन इंक्रीज कर सकती हैं। क्या कारण होते हैं फर्म स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के लिए जाए? प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में है, सबसे पहला कारण लेस रिस्की ड्यू टू लेस चेंज। आप ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, फंक्शनल परफॉर्मेंस में सिर्फ इंक्रीमेंट चाहते हो। आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ के लिए कंफर्टेबल होता है क्योंकि आप चेंजेस कम कर रहे हो। एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है अगर, तो आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी पे जाते हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई खास चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं है। एक्सपेंशन है थ्रेटनिंग एलिमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा लगता है कि एक्सपेंशन करने से खतरा हो सकता है, किसी भी प्रकार का रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं, तो यू विल प्रेफर टू गो विद द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबल कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड, आपको कुछ रिजर्व्स इकट्ठे करने की जरूरत है, कंसोलिडेट करने की जरूरत है, इसलिए आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को ऑप्ट कर सकते हो। इसके बाद बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी दिए हुए हैं, इसको जस्ट आप एक बार अपने लेवल पे करिए, कुछ भी इसमें नया नहीं है, आप देखेंगे सारी चीजें वही हैं जो आपके साथ डिस्कस करी हैं। देखिए, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है इट इज नॉट न्यू, या तो वो उसके एडवांटेज होंगे या उसके डिसएडवांटेज होंगे। भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? किसी भी चीज का फीचर क्या है, क्यों उस चीज के, और जो उसके फीचर होते हैं या तो वो उसके रीजन होंगे, एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेज। देखो आप यहाँ पर, नथिंग एट ऑल न्यू, enhance financial efficiency, redefinition not required, safety oriented, less requirement of fresh investment, involve minor improvement, less risky। आप देखो सारी चीजें वही हैं या नहीं, कुछ भी उसके अंदर नया नहीं है। आपको मेन चीज समझनी है कि व्हाट एग्जैक्टली स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। समझ में आई बात? देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, किसी भी चीज़ पे आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है या केस स्टडी फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो ऐसे दे देगा कि भाई कोई प्रोडक्ट है, वो आपके मैच्योरिटी स्टेज के अंदर है, तो आप बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी को यू विल प्रेफर। तो ऑब्वियसली वी विल प्रेफर द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, ठीक है। या आपको वो इस तरह के हिंट देगा कि वो ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहते हैं जो लेस रिस्की हो, जिसको स्टाफ ज़्यादा रेजिस्ट ना करे, बिजनेस एनवायरनमेंट भी स्टेबल है, तो बताओ हम कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें। तो आपको ये रीजंस जो है वहाँ पे केस स्टडी में बड़ी क्लियरली आइडेंटिफिएबल होंगे कि हाँ ये रीजंस हैं, इस वजह से वी नीड टू ऑप्ट फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। जितना आपको बताया जा रहा है सिर्फ आप इतने पे फोकस करिए, इतना आपने कर लिया, समझ लीजिए आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो गए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की। देखिए, मतलब क्या है ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का? तो सिंपल मतलब है एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस के स्कोप को बढ़ा रहे हैं। अब वो स्कोप किसी भी तरीके से बढ़ सकता है, आप अपना प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं या किसी का एक्विजिशन करते हैं, किसी और के साथ मर्ज करते हैं। देयर आर वेरियस वेज, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। और ये कैसे स्कोप बढ़ेगा? बाय इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। ऑब्वियसली अगर आपको अपने बिजनेस का स्कोप बढ़ाना है तो यू नीड बोथ वर्किंग कैपिटल एज वेल एज द फिक्स कैपिटल, मीनिंग देयर बाय यू नीड द इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। नाउ व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी? इन अनदर सेंस यू कैन से कि ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रोथ स्ट्रैटेजी या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के लिए जाएगी? जब बिजनेस एनवायरनमेंट आपका इस तरीके का डेवलप हो जाए कि पेस इन एक्टिविटी चाहिए,
There is a requirement of pace in activity. Let us take a very simple example. जब कोई भी फर्म मार्केट में एंटर करती है तो उसकी एक्सेप्टेंस जो होती है वो एक लिमिटेड टाइप ऑफ कस्टमर्स के बीच में होती है, बट जैसे जैसे वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिलीवर करती चली जाती है और जैसे जैसे एक कस्टमर के बीच में अपना ट्रस्ट डेवलप करती चली जाती है, उसको मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने पास लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है, एंड इन दैट केस इट विल गो फॉर द ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी. टू लेवल इंटेंशन टू टेक ग्रोथ फ्रॉम एक्सपेंशन, ठीक कर लीजिएगा इसको, इट्स टॉप लेवल इंटेंशन टू टेक ग्रोथ फ्रॉम एक्सपेंशन. अगर टॉप लेवल की इंटेंशन है कि नहीं अब हमें ग्रोथ चाहिए एंड दैट इज नेसेसरी. देखिए ग्रोथ के बहुत तरीके होते हैं. वन इज द ऑर्गेनिक वे एंड सेकेंड इज द इनऑर्गेनिक वे. अब ये डिफरेंस क्या होता है दोनों में? ऑर्गेनिक वे, आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर को पसंद आता है, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आपका मार्केट बेस बढ़ता है, आपकी गुडविल बढ़ती है, आपके पास फंड्स आते हैं, धीरे धीरे आप बिजनेस में लगाते हैं और इट टेक्स अ टाइम ऑफ 30 to 25 ईयर्स कि आपका एक ब्रांड नेम ऑटोमेटिकली बन जाता है. देयर इज अ इनऑर्गेनिक वे. आप मार्केट में ऑलरेडी कोई रनिंग ब्रांड है उसको परचेज कर लें, दूसरों के साथ मर्जर कर लें, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक वे, जहां पर आपने अपने एफर्ट्स की वजह से नहीं किया, जस्ट आपने कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपने विच इंक्लूड्स एक्विजिशंस एंड मर्जर्स एंड डाइवर्सिफिकेशंस एंड सम टाई-अप्स थ्रू विच यू आर गेटिंग द ग्रोथ. So if the top level intention is to take growth from expansion, then we can go for the growth strategy. May lead to increase in market share by expansion. अगर ऐसा लगता है कि हमारा market share बढ़ सकता है अगर हम expansion करें, तो the organization may opt for growth strategy. To take the advantage of experience curve and scale of operation. देखिए जब आप किसी business के अंदर 4-5 साल रह लेते हैं, आपको उसका सारा experience हो जाता है and आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ you can take the benefit. तो sometimes organization takes the risk to grow beyond the limit to take the advantage of experience curve and as well as of scale of operation. Scale of operation से जो आपको economies मिलेंगे, जो advantages आपको मिलेंगे, ठीक है. फिर characterize test, इससे मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ ये अपने आप करेंगे, ठीक है. अब देखिए इसमें 3 चीजें होती हैं, डाइवर्सिफाइंग, एक्वायरिंग एंड मर्जिंग. नाउ बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. डाइवर्सिफाइंग में क्या होता है? एंट्री इनटू न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज, न्यू मार्केट यूजिंग डिफरेंट स्किल्स, टेक्नोलॉजी, नॉलेज विच एज लिटिल और नो एफिनिटी विद द प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइन, जिसका प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइन से कोई लेना देना नहीं है. एक तो डाइवर्सिफिकेशन तरीका है कि आप नए प्रोडक्ट, नई सर्विस, न्यू मार्केट में है जिसका प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइन जो आपकी चल रही है, जो भी प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चल रहा है, प्रेजेंट प्रोडक्ट है, उससे लेना देना नहीं. एक्वायरिंग, इसमें आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जो आपके कंपटीशन में है, एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्रोल ऑल इट्स बिजनेस ऑपरेशन. मर्जर, प्रोसेस व्हेन 2 or more कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस. जैसे वोडाफोन, अब वोडाफोन और आइडिया दोनों मिल गए एंड दे बिकम वोडाफोन आइडिया, सो इट्स अ मर्जर, ठीक है. मतलब दोनों मिलके काम करेंगे. सपोज एक ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज कर लिया, ठीक है, तो इट्स अ एक्विजिशन, बट दोनों मिलके अगर ए बी लिमिटेड बन गए तो इट्स अ मर्जर, ठीक है. अब टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, एक एक करके पढ़े आराम से, एक एक चीज समझते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा. द वेरी फर्स्ट इज एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. देखिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. Basically there are 2 aspects. One is intensification, second is diversification. Intensification जो होता है ना, आपका 100% existing product से ही related होता है. There are 3 options for that. One is market penetration, market development and product development. Product development में आप modifications करते हैं अपने product में, नाम से ही पता लग रहा है, in existing product or creating new one but related to existing product to current customers through given channels. मार्केट डेवलपमेंट के अंदर आप क्या करते हैं? डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऑप्ट करते हैं, कंटेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब कैसे अपनी मार्केट का स्कोप बढ़ाया जाए. ये 2 वर्ड से ही अपने आप में क्लियर है और आपने बहुत बार मेरे साथ पढ़ा है. उसके बाद है मार्केट पेंट्रेशन. मार्केट पेंट्रेशन में क्या करते हैं? आप अपना जो करंट बिजनेस है, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है,
बड़े ध्यान से देखिएगा जो बता रहा हूं, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, आप उसी पे फोकस करेंगे, आप अपने रिसोर्सेस उसी तरफ लगाएंगे, सारा ध्यान उस तरफ लगाएंगे, स्ट्रैटेजीज उस हिसाब से बनाएंगे। आप कुछ भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, मार्केट डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फोकसिंग ऑन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। दिस इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। सो intensification which is related to the existing product may have 3 different types of strategy. The very first, आप वही प्रोडक्ट रखो, वही मार्केट रखो, थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा लगाओ so that you can capture the rivals firm market share. The market development, you are expanding in the terms of market, in terms of distribution channels, in terms of content of advertisement, something like that. Product development, you are modifying your product or providing new product which is somewhat related to your existing product. The other comes out to be the diversification, which I said here has little or no affinity with the present product line. Little या almost ना के बराबर। इसमें आता है conglomerate diversification। ये totally unrelated होता है। Totally unrelated in the sense कि suppose आप, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हम ऑनलाइन एजुकेशन में और हम किसी रेस्टोरेंट को टेक ओवर कर लेते हैं, तो दिस इज आवर कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। समझ में आई बात? इसके बाद आप समझिए वर्टिकली इंटीग्रेटेड। वर्टिकली इंटीग्रेटेड को मैं बड़े अच्छे से इन्होंने यहाँ समझाया, इसको समझिए। सपोज रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये आपके प्रोडक्ट का पूरा प्रोसेस है। आप मैन्युफैक्चरिंग में कहीं से रॉ मटेरियल आता है, उससे इंटरमीडिएट गुड बनते हैं, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर मार्केट होती है, फिर आफ्टर सेल सर्विस होती है। अब ये आपने आफ्टर सेल आउटसोर्स कर रखा है, मार्केटिंग के लिए आउटसोर्स कर रखा है, समथिंग लाइक दैट। आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस्ड है, नथिंग एल्स। अब सपोज आप पीछे की कोई फर्म से इंटरमीडिएट गुड्स की या रॉ मटेरियल की परचेज कर लेते हैं सो दैट आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। मैं सिंपल सा एग्जांपल दूसरा देता हूं, ध्यान से समझिए। हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ई स्कॉलर्स, ठीक है। अब जितनी भी ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है सबकी आउटसोर्स है। मतलब इन मार्केट देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी। सो आप उनसे उन्हें आप टेक्नोलॉजी अपनी आउटसोर्स कर देते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज एंड दे आर चार्जिंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट फॉर दैट। Now, here we are developing the content in the form of e-books and some video lectures also. Yes or no? Now, after that, suppose there is a XYZ website on which we are selling it. There is a XYZ website on which we are selling it. So we are in content development, that is ebook and the video lectures. Okay. Now please try to understand what I am telling you. For this recording the video lectures, we are taking the support of a technology department, tech company, and after developing it, we are selling it through XYZ website, and all the three are different organization. Now suppose eScholars purchase this tech company, so that now it is within the scope of eScholars and would provide the more benefits in terms of costing also and in terms of capturing the higher markets. So अगर आप पीछे के प्रोसेस से कोई चीज इंटीग्रेट कर लेते हो अपने, तो दैट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब सेम वे हम ये जो वेबसाइट है ये परचेज कर लेते हैं या ये अपनी खुद की बिल्ड कर लेते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के थ्रू ही लेक्चर्स बेचेंगे, ठीक है। लाइक वी आर सेलिंग राइट नाउ इट थ्रू eScholars.in. No XYZ website is there. Now we are selling it through eScholars.in. So it's our forward integration, that is of marketing or after sale service, whatsoever you can say. You're getting my point. So whether you are doing it forward or backward, both are the part of vertically integrated diversification. Here it is. Firm remains in the same business and expand either through backward integration or
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन सप्लाई चेन। जो आपको सप्लाई चेन है उसमें या तो आप फॉरवर्ड करते हैं या बैकवर्ड करते हैं, उसके थ्रू आप इंटीग्रेशन कर अपना ग्रोथ कर रहे हैं। समझ में आई बात? शो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। This is moving forward in the value chain and entering business lines by using existing product. This also operates where organization enter into business of distribution channel. जैसे कॉफी बीन मैन्युफैक्चरर है वो मर्ज करता है किसी कॉफी कैफे के साथ। बैकवर्ड के अंदर there is a create effective supply by entering into a business of input provider. जैसे a chain store of packed fruit juice purchase farms to get freshness in the product. ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ बड़ा सिंपल वे में ये समझ में आ गया होगा। Now, what is the horizontal integrated? आप क्या करते हैं, जो आपके सेम बिजनेस है उसको एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, मर्ज करते हैं, व्हाटसोएवर। सपोज अभी क्या हुआ, कोडेक बैंक ने, आपने सुना होगा ING विस्पा एक बैंक था, तो दोनों मिल गए। ठीक है, नाउ बोथ आर सेम, वोडाफोन आइडिया बोथ आर सेम नाउ। तो this is horizontal integrate, acquiring the business at same stage of production, market chain, dealing in the complementary product, by product, taking over competitor product, कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात? Concentric diversification, अब ये क्या होता है? Here new business is linked into the existing business through process, technology और marketing। देखो conglomerate में तो all together new business है। Concentric diversification में क्या होता है, जो generic product होता है ना वो same होता है, इसलिए इसे को जेनरिक भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए, सपोज हम ऑनलाइन अभी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस ई बुक्स डेवलप कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको सैटेलाइट लाइव क्लासेस घर पे बैठा बैठे देना शुरू कर दें, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। द जेनरिक प्रोडक्ट इज सेम, दैट इज द प्रोवाइडिंग एजुकेशन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? श्योर। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता, या तो जैसे वर्टिकली इंटीग्रेटेड है आप इनपुट में घुस जाओ या अपने नेक्स्ट लेवल पे घुस जाओ। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड है तो आपने किसी और बिजनेस को एक्वायर कर लिया, एग्जिस्टिंग जो है आपका चल रहा है, और किसी के भी सेम कॉम्पिटिटर को कॉम्प्लीमेंट्री गुड बाय प्रोडक्ट को एक्वायर कर लिया। कॉन्सेंट्रिक में जेनरिक प्रोडक्ट सेम है, कोई नया बिजनेस शुरू करें, कॉन्ग्रेट में ऑल टुगेदर आप नए बिजनेस में एंटर करें। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा था, The concept may be related to unrelated to existing business of the firm based on the relationship to existing business diversification is as under। और सेम चीज यहाँ थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में लिखी, which has little or no affinity with the present product line। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, which has little or no affinity with the present product line। समझ में आई बात? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपने समझ लिया है। ये इगोर एनसॉफ का एक पूरा का पूरा ग्रिड है मार्केट एक्सपेंशन का, मार्केट पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट एंड डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्विंग न्यू प्रोडक्ट। इसको आप रीड करिएगा, सेम है एब्सोल्युटली। रिलेटेड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में डिफरेंस गिवन है, इसको आपको रीड करना है, वही चीजें हैं सारी की सारी। नाउ अगेन कमिंग टू द एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अभी आपने जो फर्स्ट पार्ट कवर्ड किया दैट वाज एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब आप एक्सपेंशन कर रहे हैं मर्जर के थ्रू या एक्विजिशन के थ्रू, मतलब किसी और फर्म को आप परचेज कर रहे हैं, उसके साथ मिल रहे हैं। आप फंडामेंटल डिफरेंस दोनों में समझ लीजिए, फिर मेरे को ये सेकंड टॉपिक आपको पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा और अपने आप सेल्फ स्टडी करेंगे इसकी। ध्यान से देखिए, फर्स्ट में क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और जीरो लेवल से एक न्यू बिजनेस जो है वो सेटअप करते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बड़े ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर आपको बताया था मैंने वर्टिकली इंटीग्रेटेड। अब हम क्या कर रहे थे, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए किसी टेक कंपनी का सपोर्ट ले रहे थे, ठीक है, ताकि हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकें। अगर हमने इस कंपनी का साथ छोड़ दिया और पूरा न्यू स्टाफ हमने अपना खुद का रख लिया, नए इक्विपमेंट हम खुद के लिए आए, न्यू स्टाफ हमारा खुद का आ गया, हम खुद के नए इक्विपमेंट लिए आए और हमने अपने लेवल पे इन हाउस कर दिया वीडियो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग को, तो ये तो हमने क्या किया, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, लेकिन अगर हमने इस कंपनी को जो हमें ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी उसी को परचेज कर लिया
उसी को एक्वायर कर लिया, उसी को हमने अपने बिजनेस में मर्ज करवा दिया कुछ पैसे देके, तो दैट इज बेसिकली कवर्ड बाय एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। आप दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस समझ लीजिए। अभी मैंने जब आपको फर्स्ट पॉइंट बताया तो ये डिफरेंस नहीं बताया, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। जब देखो वही चीज एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन में क्या है कि आप अपनी ओन इन्वेस्टमेंट करोगे। आप देखो पॉसिबल थ्रू एक्सेस कैपेसिटी, इन्वेस्टेबल फंड्स, मार्केटिंग चैनल, मार्केट प्रेस्टीज थ्रू अडॉप्टिंग ऑल न्यू प्रोडक्ट, मार्केट स्किल्स, टेक्नोलॉजी विद लिटिल और जीरो एफिनिटी विद एग्जिस्टिंग वन। लेकिन आप अगर मेहनत से बचना चाहते हो तो आप क्या करते हो, ऑलरेडी जो मार्केट में धंधा चल रहा है किसी का, उसको अपने बिजनेस में मर्ज करवा लेते हो या उसको परचेस कर लेते हो। और देखिए वही चीज सारी एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक और कॉन्ग्लोमरेट। आप देखिए यही चार चीजें यहां पर थी, एब्सोल्युटली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रेटिक जिसको मैंने बोला कोजेनरिक भी बोलते हैं, और कॉन्ग्लोमरेट। वही चार चीजें यहां पर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। द ओनली फंडामेंटल डिफरेंस इज कि यहां पर आप किसी के बिजनेस को परचेस करेंगे या अपने में मर्ज करवा लेंगे। समझ में आई बात? श्योर। और कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। इसको जस्ट एक बार आप रीड करिए, आपको सब कुछ A to Z मेरी बातें समझ में आएंगी। द लास्ट वन कम्स आउट टू बी एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रैटेजिक अलायंस। देखिए मैं इसका आपको परफेक्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। वी हैव द एग्जांपल ऑफ ओयो रूम्स। चलिए ओयो रूम्स ने सपोज 5 अपने होटल बनाए। अब इसके बाद क्या करें? अगर आप एक होटल बनाने बैठते हो, अच्छी खासी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें, तो व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या किया, डिफरेंट होटल्स पे गए, उनको बोला कि एक बात बताओ तुम्हारे पास कितने कमरे? इन्होंने बोला भैया 50 कमरे। उन्होंने बोला ओयो रूम्स वालों ने, हम साल भर के लिए 10 कमरे, 365 दिन की बुकिंग, एडवांस पेमेंट आपको करते हैं, 10 कमरे हमारे नाम पे बुक कर दो, अमाउंट बताओ। तो इन्होंने कहा जी हम तो जनरली 1500 रुपये रूम देते हैं, बट आप 365 दिन की 10 कमरों की बुकिंग कर रहे हो, आप 400 रुपये के हिसाब से ले लो। फिर उन्होंने कहा सर्विस वैसी देनी पड़ेगी जैसे हम कहेंगे, उसके लिए आपको 100 रुपये और फालतू देंगे, 500 रुपये पर रूम, 365 दिन की पेमेंट डी हो गई। अब हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे बुक करें। ऐसे करके हिंदुस्तान के ना करते भी पता नहीं थाउजेंड्स में होटल्स के साथ इन्होंने टाइप किया। दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रैटेजिक अलायंस। इन्वेस्टमेंट बची, फिक्स कैपिटल के अंदर जो अदरवाइज बहुत ह्यूज होती है, अगर वो अपने होटल्स खुद बनाने शुरू करते हैं, और ओयो रूम्स के खुद होटल नहीं है, वो कुछ नहीं करते, एग्जिस्टिंग के साथ जाके स्ट्रैटेजिक अलायंस करते हैं, अपना बोर्ड भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, सर्विस उनकी खुद की होती है। यस और नो? तो रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर बिजनेस एनेबलिंग ईच टू गेट सम स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स व्हिच दे कैन नॉट अचीव अलोन। इसके कोई भी एक ऐसा कमरा नहीं हो सकता जो 365 दिन यूज हो। ओयो रूम्स को भी फायदा हुआ, होटल जो एक होटल लेके बैठे हुए हैं, स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी सबको एडवांटेज हुआ। मेंटेन स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट सेपरेट एंटिटी, ओयो अपना है, उसका होटल अपना अलग चल रहा है। भाई 10 रूम ही तो दिए हैं, 40 रूम तो उसके पास अभी भी हैं, वो चढ़ाता रहे किराए पे। शेयर बेनिफिट कंट्रोल ओवर पार्टनरशिप एंड मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टिल टर्मिनेशन। ऑफन फॉर्म्ड इन ग्लोबल मार्केट बिटवीन बिजनेस ऑफ डिफरेंट रीजन्स। खैर अब तो ये एक छोटे लेवल पे भी हमारे सामने इतना अच्छा एग्जांपल हिंदुस्तान का ओयो रूम्स है। देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ दैट एट ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एज वेल एज पॉलिटिकल लेवल। और जो कि बहुत सिंपल अगर आप देखें, हेल्प टू लर्न स्किल्स टू ऑब्टेन कैपेबिलिटीज फ्रॉम ईच अदर। भाई हर होटल में आप जा रहे हो, किसी की आपको सर्विस अच्छी लगेगी, कुछ आपसे कोई सीखेगा, दोनों को एक पता लगता है। हेल्प्स टू एनहेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी, हेल्प टू एक्सटेंड सप्लाई चेन, help to provide distribution system, help to enjoy legitimacy and credibility of each other in new venture। दोनों का एक अपना अपना स्टेटस डेवलप होता है। तो इस एडवांटेजेस सारे के सारे वही हैं, जस्ट आप एक बार रीड करिएगा और ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई विल से कि आप रीड सारे करिएगा, लेकिन अगर आप 2-2, 3-3 भी याद कर लेते हैं तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। मेन डिसएडवांटेजेस जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसके। देखो स्ट्रैटेजिक अलायंस अगर आप करते हो तो यू नीड टू शेयर द रिसोर्सेज, प्रॉफिट, नॉलेज एंड स्किल्स। यस और नो? रिसोर्सेज शेयर एज एग्रीड क्राइटेरिया, प्रॉफिट शेयर एज एग्रीड क्राइटेरिया। नॉलेज भी आप फिर अब बड़े ध्यान से समझना, कितनी शेयर कर पाओगे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ट्रेड सीक्रेट हो सकता है आपका। स्किल्स अगेन ये ट्रेड सीक्रेट का काम हो सकता है, जो कि
कोई बंदा 100% शेयर नहीं करेगा, चाहे कितनी अच्छी पार्टनरशिप हो जाए। और यहाँ पर एग्री हो जाए आप, इतना आसान नहीं होता, बहुत इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और डिसएग्रीमेंट ऑन एनी इशू में क्रिएट द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। कहीं पे भी कोई भी डिसएग्रीमेंट हुआ तो वो एक पोटेंशियल कॉम्पिटिटर आपका बन सकता है। लाइक ओयो रूम से देखो, उसका कोई पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बनेगा वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि होटल्स जो हैं छोटे छोटे हैं और हर कोई किसी का अलग अलग है। बट सपोज किसी के 50 होटल्स हैं जिससे ओयो रूम्स ने टाई अप कर रखा है, तो वो इन फ्यूचर आपका उसका कॉम्पिटिटर बन सकता है। तो दिस वॉज बेसिकली द एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी एंड द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, 101% यू विल गेट द क्वेश्चन ऑन दिस। एंड मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश करी है कि आपको ये समझ में आ जाए, जो इतना मटेरियल है वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाए। और इसको एक बार जस्ट आप गो थ्रू करिए, आपको किसी भी प्रकार की फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की। देखिए, आप ब्रॉडली या तो एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, दैट इज द ग्रोथ स्ट्रैटेजी, या आप स्टेबिलिटी की, या थर्ड रिट्रेंचमेंट की, अपना बिजनेस का लेवल डाउन किया जाए। देखो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, या तो उसकी ग्रोथ के बारे में सोचोगे, या सोचोगे सेम लेवल पे चलता रहे, या उसकी सोचोगे कि भैया काम धाम सही नहीं है, लॉसेस वॉसेस बहुत है, या तो इसे रिवाइव किया जाए, या कुछ अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप डील करो तो कुछ प्रोडक्ट्स बंद किए जाए, और या कंप्लीटली शट डाउन किया जाए। तो ये सब चीज़ें आती हैं रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी में। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस रिट्रेचेस स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी सब्सटेंशियली बाय अडॉप्टिंग अ प्रोसेस। क्या आप अपना प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करते हो, कारण को डायग्नोस करते हो और प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? बाय टेकिंग द रिजल्टिंग स्ट्रैटेजी। अब वो स्ट्रैटेजी टर्न अराउंड भी हो सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट भी, या लिक्विडेशन में। टर्न अराउंड में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू फोकस ऑन वेज टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। जो कारण है आपके डिक्लाइन का, उस प्रोसेस को आप रिवर्स करते हो थ्रू इंटरनल रिट्रेंचमेंट बाय इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं देना चाहूँ तो दैट्स अ मोटरोला। मोटरोला इसका एक इसलिए परफेक्ट एग्जांपल है क्योंकि एक लेवल पे मैं आपको बताऊं, ये बहुत ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। तो आज भी मार्केट में कोई खास मार्केट शेयर नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर ट्राइंग टू रिवाइव इनटू द मार्केट। ठीक है। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, कटिंग ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट्स, डिविजन्स, एसबीयू, कर्टेलिंग प्रोडक्ट लाइन, रिड्यूसिंग फंक्शंस परफॉर्म्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ देना चाहूँगा टाटा टेलीकम्युनिकेशन। टाटा टेलीकम्युनिकेशन पहले पब्लिक को भी टेलीफोन सर्विसेज मिलती थी टाटा डोकोमो के थ्रू, और बिजनेस को भी प्रोवाइड करते थे। नाउ उन्होंने टाटा डोकोमो पूरा बंद कर दिया। अब वो सिर्फ बिजनेस को, जो बिजनेस सेक्टर है उनको जो है कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने क्या किया, अपने एक एसबीयू को, अपने एक प्रोडक्ट लाइन को कहीं ना कहीं बंद किया बाय सेलिंग पोर्शन ऑफ बिजनेस मेजर डिवीजन प्रॉफिट सेंटर एडॉप्टेड व्हेन टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी फेल। पहले आप कोशिश टर्न अराउंड में करते हो, बट ये फेल होती है तो फिर आप डिसइन्वेस्टमेंट में आते हो। और फाइनली यू केम इनटू लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी, चूजिंग टू अबंडन एक्टिविटीज टोटली बाय क्लोजिंग डाउन द फर्म एंड सेलिंग इट्स असेट। वेरी लेटेस्ट एग्जांपल थॉमस कुक, अगर आपने सुना होगा, जो वर्ल्ड की सबसे ओल्ड ट्रैवल कंपनी थी ब्रिटेन की, उसने लिक्विडेशन डिक्लेयर कर दिया है अपना, और अब वो लिक्विडेट हो रही है, थॉमस कुक। सो लिक्विडेशन आप तब अडॉप्ट करते हो जब आपकी टर्न अराउंड, डिसइन्वेस्टमेंट सब फेल हो जाता है, देन यू गो फॉर द लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। चलिए, तीनों स्ट्रैटेजी जहाँ हमें देखने को मिलती हैं, एक कंपनी आपने सुनी है रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी की, वहाँ आपको ये तीनों देखने को मिलती है। उन्होंने सबसे पहले जब रिलायंस कम्युनिकेशन लॉसेस में आया तो उसका कारण यही था कि उनका जो इंटरनल मैनेजमेंट था बहुत बेकार था, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन बहुत हाई हो गया था, जिस वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन लॉसेस में आना शुरू। दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एंड वो फेल हो गए। वो चाहते थे कि कस्टमर के बीच में एक दोबारा से कॉन्फिडेंस गेन हो सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर दे गो फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट। उन्होंने अपने 2G प्रोडक्ट्स सेल किए, फिर उन्होंने पूरा का पूरा जितना भी इंडिविजुअल लेवल पे कस्टमर से फाइनल कस्टमर के लिए जो भी प्रोडक्ट थे उन्होंने वो बंद कर दिए अपने। ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना जो बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए उनके पास टॉवर्स की सर्विस थी या दूसरी सर्विसेज थी, वो भी उन्होंने धीरे धीरे शट डाउन कर दी। एंड फाइनली नाउ दे हैव अप्लाइड फॉर द लिक्विडेशन कि हमारे बस की नहीं है भैया, धंधा पानी हम बंद कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, मेन चीज़ तो यही है जो मैंने आपको बताई है। दूसरी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है आगे, रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रीजंस,
आप देख सकते हैं मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू रिमेन इन द बिजनेस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस लॉसेस। ये बड़े कॉमन से कारण है। ऑब्वियसली आप वो बिजनेस कब नहीं करना चाहोगे, जब कॉन्टिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस की वायबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म है। इसमें एग्जांपल देना चाहूँगा अम्बेस्टर। अब अम्बेस्टर कंपनी जो है, जो कोलकाता की थी, आपने अम्बेस्टर कार्स देखी होंगी, और उन्होंने देखा कि भैया वायबिलिटी नहीं रह गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, अम्बेस्टर इतनी हैवी गाड़ी कोई नहीं परचेज करना चाहता, दे डिसाइडेड कि नहीं, अब हम आगे नहीं कर सकते। मिसमैच ऑफ एक्वायर्ड बिजनेस टू बी इंटीग्रेटेड विद इन अ कंपनी। कई बार आप ऐसे बिजनेस एक्वायर कर लेते हो और वो आप कंपनी में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, जैसे ओला ने फूड पांडा के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उसका परफेक्ट एग्जांपल है, और फूड पांडा आज के टाइम पे ऑलमोस्ट खत्म है। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो डिमांड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस। नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं, आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, पेटीएम के जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं वो दिखा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ समथिंग का उनका आउटफ्लो है, एंड एज अगेंस्ट रेवेन्यू आया 4,000 समथिंग का। तो अगर ये बहुत लंबे समय तक चलता है तो दे नीड टू कम ऑन दिस। फर्म्स इनएबिलिटी टू कॉप अप विद द कंपटीशन कॉजिंग डिसइन्वेस्टमेंट। लाइक यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट में अगर आप देखना चाहें इस केस में तो रिलायंस कम्युनिकेशन को रख सकते हैं। फर्म्स इनएबिलिटी टू इन्वेस्ट इन रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, सो डिसइन्वेस्टमेंट नीडी। सपोज टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने की ज़रूरत है और उसके लिए आपके पास उतने फंड्स नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आप डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे। बेटर ऑल्टरनेटिव एबिलिटी डिमांड्स टू डाइवर्स अनप्रॉफिटेबल बिजनेस। इसके लिए मैं आपको, अगर याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक्टिवा एंड एटर्नो का, तो दैट यू कैन कंसिडर हियर। देयर आफ्टर देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स यू नीड टू स्टडी एट योर ओन लेवल। नाउ अब देखिए, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे हमने डिस्कस करी, टर्न अराउंड, डिसइन्वेस्टमेंट, लिक्विडेशन, उसी को आगे थोड़ा बताया हुआ है इन्होंने। Turnaround. Organization chooses to focus on ways to reverse the process of decline through internal retrenchment by improving internal efficiency. Changes in top management. Initial credibility building actions. देखिए बता क्या रहे हैं, एलिमेंट्स का मतलब क्या, आप समझिए। सबसे पहले एलिमेंट्स का मतलब है कि the steps that are taken, steps taken in turnaround strategy. Turnaround strategy में आप कौन से स्टेप्स लेते हैं। तो आप टॉप मैनेजमेंट चेंज करते हैं, लाइक सीईओ में चेंज हुआ, कुछ इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन की, आपकी मार्केट क्रेडिबिलिटी बढ़े, उसके लिए आप कुछ एक्शंस लेते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो इमीडिएटली लिए जा सकते हैं जिससे आपको इमीडिएट फ़ायदा मिले, कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेशन, लिक्विडेशन टू जनरेट कैश, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन। मैं आपको इसका परफेक्ट एग्जांपल दूं, स्नैपडील। दे हैव ऑप्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ टर्न अराउंड एंड सी, क्या वो दोबारा से फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन को टक्कर दे पाते हैं। टॉप मैनेजमेंट चेंज हुई, इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन, दे आर ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज द एक्सटर्नल, आप सारी चीज़ें वहाँ स्नैपडील के अंदर देख सकते हैं। देयर आफ्टर देयर इज अ एक्शन प्लान, एंड बहुत बड़ा है आई नो। तो what just you should try to understand stage 1, assessing current problems क्या है, एनालाइज करो, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर इम्प्लीमेंट करो जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है जो आपको इमीडिएट पे ऑफ देगा, फिर रीस्ट्रक्चर करो बिजनेस को और फिर आप नॉर्मल पे आ जाओ। ये टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की 5 स्टेप्स होते हैं या स्टेजेस आप कह सकते हैं। इसको आप जस्ट पढ़िए, अंदर रीड करिए, ठीक है, और है बहुत सिंपल चीज़ और अपने वर्ड्स में भी लिख के आते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन ये जो 5 स्टेजेस हैं जो कि अपने आप नाम से ही बड़ी क्लियर है, करंट प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट पोजीशन आ गई है, आपको सोचना पड़ रहा है कि रिट्रेंचमेंट किया जाए, कुछ ना कुछ आपको टर्न अराउंड करने की सिचुएशन आ गई है। कौन से ऐसे डैमेजेस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई है, उन सबको आइडेंटिफाई करना, फिर सिचुएशन एनालाइज करके उसके हिसाब से पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक प्लान जो है डेवलप करेंगे। डेवलपिंग प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान किस तरीके से टू फिक्स द कोर बिजनेस, ठीक है। उसके लिए आपको ब्रिज फाइनेंसिंग की जरूरत है, व्हाटसोएवर यू नीड इट। उसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, सब कुछ आप जितना भी तक आपने पढ़ा ना सब समझ लो, एनालिसिस में आ जाएगा। देन आपने जो भी एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, रीस्ट्रक्चर से रिलेटेड, व्हाटसोएवर, आप उस एक्शन प्लान को जो है इंप्लीमेंट करेंगे, बिजनेस रीस्ट्रक्चर करेंगे, कोर
is irreparably damaged and adopt the steps cash forecast, analyze assets and debts, review profit। मतलब इतना डैमेज हो चुका है कि जो आपका मेन बिजनेस है, irreparably डैमेज मतलब हद से ज़्यादा जिसको आप बोल सकते हैं। रिव्यू प्रोफाइल्स एंड एनालाइज अदर की फाइनेंशियल फंक्शंस टू इम्प्रूव पोजीशन। तो उस समय आपको पूरा बैठ के इन सब चीज़ों पे काम करना होता है, प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना, जो जो चीज़ें स्टेप्स की ज़रूरत है, मेक द कोर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव, क्लोज द अनरिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ जो नहीं देने की ज़रूरत है, विड्रॉ फ्रॉम सर्टेन मार्केट्स, चेंज पीपल मिक्स अगर करने की ज़रूरत है। ये तब जब इरेपरेबली डैमेज बिजनेस आपका हो चुका है। एंड रिटर्निंग फॉर नॉर्मल, that is watch organization must show signs of profitability, return on investment and enhancing economic value addition। तो इसको आप थोड़ा बना के भी लिख के आते तो ऐसी ज़रूरत मतलब कुछ आपको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स उसमें कटेंगे, ठीक है। जितना आप ये वर्ड्स यूज़ कर पाएँ बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। पांचों स्टेजेस जो हैं आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आर द एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। देयर आफ्टर आपकी आती है डिसइन्वेस्टमेंट या डिवेस्टिचर स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर आप लॉस मेकिंग यूनिट्स एसपीयूज को जो है या प्रोडक्ट लाइन को ही कर्टेल करते हैं, अपना बिजनेस का कुछ पार्ट सेल करते हैं, मेजर डिविजन्स को। कब ली जाती है? जब टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी अनसक्सेसफुल हो। दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन। मिसमैच ऑफ एक्वायर्ड बिजनेस टू बी इंटीग्रेटेड विद इन द कंपनी। जो आपने बिजनेस एक्वायर किया था आप उसे कंपनी में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, साथ में नहीं चला पा रहे हैं। प्रेसिडेंटेड नेगेटिव कैश फ्लोज डिमांड, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी फेल हो गई। मेन तो देखो ये दो कारण आपने देख लिए। फर्म्स इनएबिलिटी टू कॉप अप विद द कंपटीशन कॉजिंग डिसइन्वेस्टमेंट। आप कंपटीशन के साथ कहीं ना कहीं कॉम्पीट, जो स्ट्रेंथ आपकी है वो सफिशिएंट नहीं पड़ रही है। फर्म्स इनएबिलिटी टू इन्वेस्ट इन रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, सो डिसइन्वेस्टमेंट नीडेड। देखिए वही चीज़ें जो आपने पढ़ी थी, कुछ भी नया नहीं है। आप एक बात बताओ, क्या एक सिंगल वर्ड भी आपको यहाँ नया देखने को मिल रहा है? बेटर ऑल्टरनेटिव एबिलिटी डिमांड्स। अगेन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा, एक्टिवा, एटर्नो, ठीक है। फिर लिक्विडेशन, पूरा ही बिजनेस उठा के बंद कर दिया। चूजिंग ऑफ एबंडन एक्टिविटीज टोटली बाय क्लोजिंग डाउन द फर्म एंड सेलिंग इट्स एसेट। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स, सबसे बड़ी चीज। टर्मिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू परस्यू रिलेटेड एक्टिविटी। फेसिंग स्टिग्मा ऑफ फेलियर। फाइंड, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि फेलियर रहा आपका बिजनेस। फाइंडिंग बायर्स एंड सेलिंग एसेट्स एट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क। और हिंदुस्तान में आजकल इसके बहुत एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। हर दूसरी कंपनी का यही निकल के आ रहा है कि इट इज़ लिक्विडेटिंग नाउ। अ प्लान्ड लिक्विडेशन कंप्राइजेस सिस्टमैटिक प्लान टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स टू द फर्म एज वेल एज टू द शेयर होल्डर्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पे हमारे एसेट्स बिक सकें और शेयर होल्डर्स को उनका एक रिटर्न मिल सके जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था। देयर आफ्टर कम्स टू द कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि सपोज इफ यू आर डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल बिजनेसेस, सो यू मे ऑप्ट फॉर द स्टेबिलिटी फॉर वन, ग्रोथ फॉर सेकंड वन एंड थर्ड के लिए आप रिट्रेंचमेंट में जाओ, जिसमें आप या तो टर्न अराउंड करो या डिसइन्वेस्टमेंट करो या लिक्विडेशन व्हाटसोएवर। तो इन केस यू हैव मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल लाइन्स, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन्स, यू मे ऑप्ट फॉर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, ऑल द मल्टीपल बिजनेसेस। जैसे अब टाटा है, कितने बिजनेसेस हैं उनके, रिलायंस कितने बिजनेस, तो सबकी सेम स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। जिसका जैसा मार्केट ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्रियल कहीं ना कहीं अट्रैक्टिवनेस है, उस हिसाब से उसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक बहुत ही सिंपल, आसान, स्कोरिंग, फ्री का चैप्टर, और इसी के साथ आपका ये 4th चैप्टर जो है पूरा का पूरा दी एंड होता है। आप ये समझ लीजिए कि आपका जितना अभी तक आपने किया है इसमें से कम से कम बता रहा हूँ 30 नंबर का पेपर एसएम का आना ही आना है। इट्स मिनिमम 30 मार्क्स पेपर यू विल फाइंड फ्रॉम दीज 4 चैप्टर्स। तो प्लीज़ यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से करिए, अच्छे से सबको रिवाइज करिए।